हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों 14 अक्टूबर एसएससी एमटीएस के पेपर में सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 14 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, एसएससी एमटीएस 2020 के पेपर में जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। ऐसे आप मान के चलिए कि टोटल 25 के 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, लेकिन क्या है कि जो क्वेश्चन हद से ज़्यादा ईजी हैं या जो क्वेश्चन मैंने आज तक एसएससी एमटीएस के सॉल्यूशन में करा रखा है, आज तक से मेरा मतलब है कि इससे पहले मैंने कम से कम 10 या 12 शिफ्ट के पेपर सॉल्व कर रखे हैं, जैसे 5 अक्टूबर के, फिर 8 अक्टूबर के, 10 अक्टूबर के, 10 को तो शायद पेपर ही नहीं था, 11 अक्टूबर या जिसकी भी था, 14 अक्टूबर, 13 ऑफ अक्टूबर, ऐसे 8 अक्टूबर को भी था पेपर। तो इससे पहले के यानी कि 14 अक्टूबर से पहले के और कुछ बाद के भी पेपर जो हार्डेस्ट शिफ्ट थे उनको मैंने पहले ही सॉल्व करा रखा है। तो आप सबको जरूर से देखिए, तो जो क्वेश्चन कई शिफ्टों में रिपीट हुए हैं ना और वो मैंने पहले ही करा दिया है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में नहीं मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो पीछे के किसी वीडियो में, 2-3 वीडियो में वो रिपीट हुआ हुआ, तभी जाकर के इसमें मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे इस शिफ्ट के जो कम से कम 7-8 शिफ्टों में रिपीट हुए हैं, तो उनको मैंने पिछले शिफ्टों में करा रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं या पेपर देने वाले हैं, अभी 8 और 9 का पेपर बाकी है, 7 को भी शायद पेपर है लोगों के, ठीक है, तो सिलेक्शन पोस्ट की पेपर देने जा रहे हैं तो जरूर से ये वीडियो देख के जाइए अच्छे से। बाकी तो एसएससी के दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ये जरूरी है और वैसे ही रेलवे के एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरी वीडियो देख कर जाएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो एनके मैथ संधू कुमार यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, सच में तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही जॉब पाना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि देखो, एक तो वैकेंसी कम आ रही है, रिक्रूटमेंट्स कम हो रहे हैं, तो आपको चांसेस भी कम मिल रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम, सब चीज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ऐसे में आपको जरूरत है और अच्छा मेहनत करने की कि जल्द से जल्द आप जॉब ले पाओ और जल्द से जल्द आप सिलेक्शन ले पाओ, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन अपने पास सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है, तो इसमें मैंने इंग्लिश को ऐड नहीं किया, बाकी क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो देखो, सब सिंप्लीफिकेशन में मैंने क्या बोला कि आप डिवाइड कर लो, ठीक है। जहां भी डिवाइड ये और मल्टीप्लाई एक साथ दिख रहे हैं ना, इनको एक साथ हम एक टर्म मान लेते हैं, जिनके बीच में प्लस, जैसे ये माइनस है तो इधर हम एक टर्म रख देते हैं, ठीक है। इनको हमने एक अलग टर्म मान लिया, इनको अलग टर्म मान लिया और इनको अलग टर्म मान लिया। तो होगा क्या, देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे कि ये देखो 5 से 5 कट जाएगा और 5 इंटू 1 तो 5 ही रहेगा, तो इस -5 से ये +5 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो इनकी बात तो खत्म हो गई, ये तो जीरो बन गए। यहाँ पर देखो ये कितना बनेगा, देखो ये 6 है और डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 6 यानी कि 6 इंटू का 6 ये आएगा, तो यहाँ और यहाँ पर ऊपर भी एक 6 है, देखो ये वाला, तो ओवरऑल ये सारे भी कट के 1 बन रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये 3 3 9 2 11/3 है और मल्टीप्लाइड बाई 30/11 और इंटू का 3/2। देखो ये ऑफ लगा है ना, तो इस दोनों को चेंज करना पड़ेगा, ये बात समझिएगा, ठीक है। और बाहर एक डिवाइड बाई 5 है तो उसको भी 1 हम 5 ले ही लेते हैं। कितना बच गया आप बताओ, तो आप बोलेंगे देखो इस 3 से ये 3 कट गया और इस 5 दूना 10 से ये 0 कट गया और इस 11 से 11 कट गया, तो यहाँ पे 3 रह गया। तो ओवरऑल यहाँ पे 1 रहा और माइनस का 3 यानी कि ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस यहाँ से चल के आया है, ठीक है। तो -2 यानी कि ये सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी कक्षा में 40 छात्रों का जो औसत भार है वो है 60 केजी। जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो औसत भार 64 केजी हो जाता है। 5 नए छात्रों का औसत भार 72 केजी है, तो शेष 5 नए छात्रों का औसत भार क्या होगा। बहुत अच्छा। देखिए सबसे पहले तो हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में यूनिट डिजिट्स अलग अलग हैं। तो अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो भी उतना मुश्किल नहीं है। जैसे आप बोले हैं कि देखो, हम पहले जो 5 छात्र बचे हैं ना, इनका सम निकालते हैं पहले कि सम कितना होगा, फिर हम एवरेज पर आ जाएंगे, या डायरेक्ट एवरेज पर भी आप जा सकते हैं। देखो पहले सम की बात करेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे दोस्त कि जब 40 छात्र थे तो इनका एवरेज कितना था, 60। सम यानी कि योग कैसे निकालते हैं, ये होता है एवरेज इंटू का नंबर, यानी कि औसत कितना है और कितने संख्याएं हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले जो पुराने छात्र थे 40, इनका अगर आप सम निकालेंगे तो ये आएगा 40 इंटू इनका एवरेज 60। फिर इसमें से आप माइनस कर दो, देखो अब 10 जो नए छात्र हैं, बात समझिएगा, 10 जो नए छात्र हैं वो जब आ जाते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 64।
ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं ना फिर एक ही बार। देखिए पहले हम 50 छात्रों का ही ले लेते शुरू में ही, क्योंकि शुरू में 40 स्टूडेंट्स हैं और 10 नए आ जाते हैं इसमें। ठीक है, 10 न्यू स्टूडेंट्स आ गए, तो टोटल 50 स्टूडेंट्स से हम शुरू करते हैं कि जब टोटल 50 स्टूडेंट्स थे तो इनका एवरेज 64 था। देखो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर एवरेज 64 हो गया है कब, जब 10 नए स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले से 40 थे और 10 आ गए अब, तो 50 छात्रों के लिए एवरेज कितना हो गया, 64। तो ये सभी छात्रों का सम हो गया, योग हो गया, पूरे 50 छात्रों का योग हो गया। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 40 छात्रों के योग को माइनस कर रहे हैं, और ये जो 5 छात्रों का अलग से गिवन है यहाँ पर कि 5 छात्रों का और जो एवरेज है ये 72 है, इसको भी अब माइनस कर देते हैं कि 5 छात्रों का एवरेज 72 है, तो ये इनका सम हो गया। और सबको अब डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, क्योंकि ये औसत निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने योगफल निकाला था 5 छात्रों का, अब ये औसत निकलेगा, क्योंकि औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, योगफल और बटा संख्या, सम अपॉन नंबर। तो हमें 5 छात्रों के लिए बताना था ना कि एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5 स्टूडेंट्स, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब यूनिट डिजिट आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम यहाँ से 5 से सबको अलग अलग काट देते हैं। ये 5 यहाँ पे कट गया, यहाँ 8 बचे 40 कट गया, और यहाँ 5 कट गया। तो अब मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 0 बचा, माइनस यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना बचा 8, और माइनस यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना बचा 2 बचा, और यहाँ पर 5 8 40, तो लास्ट में तो 0 ही आना है, और ये कैंसिल आउट ही हो गया। यहाँ भी बेसिकली में 0 ही बनेगा ना, ये 8 थोड़ी आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 को जब हम इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, -2 आ गया, और माइनस में जब आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें प्लस में 10 ऐड कर लेते हैं, 10 ऐड कर लो, तो ये 8 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 8 किस में है, इसमें है। देखो मैंने क्या किया, आप एक बार प्रोसेस समझिएगा कि मैंने क्या बताया आपको। मैं यहाँ पर अलग एक साइड लिख के वापिस से बताता हूँ। मैंने ये बोला था कि देखो दोस्त, जब पूरे छात्र हो, कितने टोटल छात्र हैं, तो आप बोलेंगे 50, 40 पुराने छात्र और 10 नए छात्र, और 50 छात्रों के लिए औसत कितना था, 64, क्योंकि पहले से औसत यहाँ पर 60 था और बाद में आने के बाद 64 हो गया। तो हमने ये सभी छात्रों का लिख लिया, पूरे 50 छात्रों का। इसमें से पहले हमने 40 का माइनस किया, जो कि पहले से 60 जिनका एवरेज था। फिर जो नए 10 हैं उसमें से 5 छात्रों का अलग से 72 दे रखा था, तो उस 5 का मैंने माइनस कर दिया 72। तो अब देखो 50 में से हमने यहाँ पे 40 निकाल दिया, 10 बच गए, उसमें से ये 5 निकाल दिया, तो और 5 के रह गए। तो ये 5 छात्रों का टोटल सम है, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकलेगा औसत। तो मैंने बोला कि देखो भाई, इस 5 से इस 5 को काट देते हैं, और यहाँ पर 5 8 40 काट देते हैं, और इस 5 से इस 5 को काट देते हैं। अब मैंने बोला कि आप देख लो कि अब इकाई का अंक क्या बनेगा, तो 0 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, माइनस यहाँ 8 को 0 से करेंगे तो ये भी 0 आएगा, और माइनस यहाँ तो 1 बचा, 1 को 2 से करेंगे तो ये 2 आएगा। तो आप ये देखो, ये 0 0 तो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो आप एक काम कर सकते हो, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, तो कोई सा भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे 10 ले लो या 20 ले लो या 30 ले लो, और इसमें से 2 माइनस कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट 8 आने वाला है। यहाँ भी 2 माइनस करोगे तो 18, हमें तो यूनिट डिजिट पे काम करना है। यहाँ भी 2 माइनस करोगे 28, तो हमें तो लास्ट डिजिट चाहिए बस, तो लास्ट डिजिट 8 होगा, जो कि ऑप्शन 4 में था, तो ऑप्शन 4 अपना सही हो गया, 88। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने पास दिया गया है कि एरिया ऑफ अ triangular field whose sides are 96 meter, 110 meter and 146 meter is equal to the area of a rectangular park whose sides are in the ratio 10:11, the length of the longer side of the park। यानी कि हमसे 11 की वैल्यू पूछ रहा है। इस दोनों में लॉन्गर कौन हुआ, 10 और 11 में बड़ा 11 है, तो 11 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो पहली बात की आंसर 11 से कटता, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सारे ऑप्शन 11 से कट रहे हैं। तो हमें अब एरिया निकालना है। इसमें एरिया को सेम कर रखा है कि एक त्रिभुज है, देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स कितने हैं आपके 96, 110 और 146, ठीक है। और एक रेक्टेंगल है जिसके जो लंबाई और चौड़ाई है वो 11 और 10 के अनुपात में है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमें अगर क्षेत्रफल बराबर करना है तो अब क्या करेंगे, देखो भाई, सबसे पहली बात कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालें, एक तो हमारे पास हीरोन फॉर्मूला है कि तीनों साइड अगर पता है तो हीरोन फॉर्मूला ये लगा लें, एस वाला फॉर्मूला, जिसमें एस लगता है कि एस की वैल्यू हम a + b + c/2 करके निकालते हैं, और एरिया निकालते हैं ऐसे √s × s - a s - b ऐसे। या फिर अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है और आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है
तब आप ये चेक कर लेंगे कि ये जो तीनों साइड्स हैं क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट का मतलब कि क्या ये किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकते हैं। तो आप ये पाएंगे कि जी बिल्कुल ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो यहां पर हम डायरेक्ट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से इनका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चेक कैसे कर सकते हैं? अगर आपको चेक करना है तो देखो, एक तो हमारे पास तरीका यही है कि आप डायरेक्ट 96 का स्क्वायर करो और प्लस 110 का स्क्वायर करो और 146 का, और चेक करो कि बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? देखो यूनिट डिजिट से हम पकड़ सकते हैं जैसे, लेकिन ये परफेक्टली हम कह नहीं सकते। और देखो यहाँ कैलकुलेशन बड़ी है तो आप इनको दो दो से काट कर भी चेक कर सकते हो कि ये दो से काट दिया तो यहाँ 48 का स्क्वायर ले लें, यहाँ 55 का स्क्वायर ले लें और यहाँ पर हम 73 का स्क्वायर ले लें, तो भी आप चेक कर सकते हो। ये चेक करना अब आसान है। देखो 48 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0,4, और 25 में से 2 कम कर देंगे तो ये 23,0,4 आ गया। और 55 का स्क्वायर 50 से 5 ज्यादा है तो स्क्वायर 25, और 5 है तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 25 30 25 आ गया। इधर 73 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो 3 का स्क्वायर 9, 7 21 दूना 42, और हासिल हमारे पास 4 बच गया तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 53। इसको भी ऐड करके देखो कि क्या ये ऐड करके इसके बराबर बन जाएगा, तो आप देखें कि बिल्कुल बन जाएगा, यानी कि ये तीनों ट्रिपलेट हैं। तो अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार और ऊंचाई किसको लेते हैं? बेस और हाइट हम छोटी भुजाओं को लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, इनको हम बेस और हाइट की जगह पर ले लेते हैं। दिस इज 96 इंटू 110। और ये किसके बराबर है? आप बोलेंगे आयत के क्षेत्रफल के, तो आयत की जो भुजाएं हैं वो 11x और 10x हम ले लेते हैं, तो ये होगा 11x और इंटू 10x के बराबर, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहां से आप काट लो तो 2 से ये काटोगे 48 टाइम्स, और ये 11 से 11 काट दोगे और इस 0 से ये 0 काट लोगे, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 48 आ गई, यानी कि x की वैल्यू 16×3=48, यानी कि 4√3 आ गया। x की वैल्यू अब 4√3 आ गया, तो आप ये समझ पाएंगे कि अब हमें बताना था 11x की वैल्यू, दैट इज 11 इंटू 4√3, और ये बनेगा 11 चौके 44√3। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप बात समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाना है। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो को देखना है, अंत तक। दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है a is 25% लेस देन b, b is 33% लेस देन c and c is 50% मोर देन d। if the difference between a and c is 285, then 33:1/3% of b is equal to what? कोई बात नहीं, देखो हमें पहले तो रेशियो को, सॉरी परसेंटेज को रेशियो में हमें चेंज करना होगा, सबसे पहला काम हमारा यही होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि देखो भाई ए और सी बी में क्या रिलेशन दे रखा है। तो ये कह रहा है कि ए 25% कम है बी से, इसका मतलब अगर सीधा आप परसेंटेज समझ रहे हैं तो आप बोले कि बी अगर 4 होगा तो ये 3 होगा, 25% कम हो गया। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, देखो मैं एक तरफ बता देता हूं अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ए बी से 25% कम है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है ये बी से 25% कम है, यानी कि 75% है बी का। ठीक है, अब इसको काट लो, 25% कम का मतलब यही तो है कि 75% हुआ। तो आप काटोगे 25 से 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में, तो a अपॉन बी जो आएगा दैट इज 3/4, यानी कि बी 4 है तो a कितना है 3। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो दोस्त कि 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी कि अगर b को हम 4 लेंगे तो a कितना कम होगा, 4 से 1 कम होगा, यानी कि वो 3 होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ए बी का रेशियो आ गया 3:4। ऐसे ही बी रेशियो सी लिखोगे, 30% कम का मतलब कि ये 100 है तो ये कितना बनता, 70 बनता, और अगर ये 10 है तो ये 7 बनेगा। ऐसे ही सी रेशियो डी की बात करते हैं तो 50% ज्यादा है डी से, यानी कि डी दोस्तों 50% ज्यादा का मतलब उससे आधा एक्स्ट्रा होगा। डी को 2 मानोगे तो इसे 3 मानना पड़ेगा, तो ये 50% एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब कह रहा है हमें कि ए और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो है 285, तो बी का 1/3 बताओ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1/3, तो हमें 1/3 बताना है बी का। अब देखो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि ए और सी का डिफरेंस लेना है तो हमें रेशियो को मर्ज करना होगा। कैसे मर्ज करें, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब देखो ये सवाल अच्छे से समझ लो, ऐसा चल के आपको सवाल लास्ट में वीडियो के अंत में एक सवाल ऐसा आपको मिलेगा जिसको मैं स्किप करने वाला हूं, क्योंकि वो डिक्टो सेम है, इसी के जैसा है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। मैं क्वेश्चन नंबर भी आपको अभी लिख के देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो हम स्किप करने वाले हैं, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा दूंगा कि ये इसी के जैसा बनेगा, बिकॉज वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है इसी के जैसा। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हम निकाल रहे हैं, तो ए बी का वैल्यू पहले आप लिख लो यहाँ पर कि ए बी की वैल्यू क्या है। आप बोलोगे 3:4, बी सी की वैल्यू लिख लो दैट इज 7:10, और सी डी का लिख लो, आप बोलोगे कि 3:2।
अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इधर 4 के साइड में जगह खाली है तो 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिल कर देते हैं। 10 की साइड में जगह खाली है, यहाँ 10 लिख देते हैं। 7 के साइड में जगह खाली है तो यहाँ 7 लिख देते हैं, और 3 की साइड में जगह खाली है तो यहाँ 3 और यहाँ 3। अब मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो पहले कुछ कट रहा है तो आप यहीं काट सकते हो या बाद में भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ दोस्तों कि कुछ नहीं कट पा रहा है, मुझे लग रहा है, तो मल्टीप्लाई ही कर लो, इनको एक जगह कर लो। 3 3 9 7, ये 63 हो गया। 3 3 3 नहीं कट, कुछ नहीं रहा है। और ये हो जाएगा 4 3 12 7 84, और ये हो जाएगा 10 चौके 40 3 120, और ये हो जाएगा भाई 4 दूना 8 80। अब देखो ए का और सी का हमें गैप दिया है, ए यानी कि ये और सी यानी कि ये, इनका गैप दे रखा है। इनका गैप कितना, तो आप बोलते कि ये 60 ही होता तो 60 का अंतर आता, लेकिन ये 3 ज्यादा है तो गैप भी 3 कम आएगा, यानी कि गैप आ गया 57 का। ठीक है, हमारे पास गैप कितने का आ गया, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 57 का गैप आ गया। और क्वेश्चन में कितना गैप दिया है ये हमें देखना पड़ेगा। देखो सवाल में दिया था 285 का अंतर है दोनों में, तो 57 की वैल्यू 285 के बराबर हो गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 से कट रहा है, देखो 7 पचे 35, 5 पचे 25 और 3 28, एक की वैल्यू 5 आ गई। और हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, तो आप बोलेंगे दोस्त हमें बतानी थी b का 1/3। पहले इसमें b कितना है 84, तो देखो b की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो 84 और इंटू का ये 5, क्योंकि एक यूनिट 5 है तो 84 इंटू 5 आ जाएगा b की वैल्यू, इसका 1/3 बताना था। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, तो 3 से इसको काट देते तो ये कटता, देखो 3 से कितनी बार में, 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24, तो ये 8 पचे 40 का 0 और 2 पचे 10 और 4 14, यानी कि 140 आता है, ये आंसर होगा। अगला सवाल कह रहे हैं हमारे पास कि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 सही 1/3 वर्ष के लिए निवेशित की गई 4800 रुपए की राशि का मिश्रधन बता दो कि कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है हमें, और वो भी लगभग में बताना है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन क्यों इंक्लूड कर लिया, देखने में तो सिंपल ही है, लेकिन क्या है कि टाइम यहाँ पर फ्रैक्शन में है, इसीलिए मैंने ले लिया कि किसी दोस्त को अगर परेशानी होती है तो ये अभी ऐसे टाइम आ गया ना, पिछले 1-2 साल से एसएससी में या तो टाइम फ्रैक्शन में आ रहा है या फिर आपको जो रेट दे रखा है वो फ्रैक्शन में दे रखा होता है, ऐसा होता है। तो देखो हमें क्या करना है भाई, 4800 रुपए का सीआई बताना है कितने साल के लिए, 2 सही 1/3 साल के लिए। तो हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं कि ये 4800 है। देखो पहले साल की बात करें तो 15% इसका मिलेगा, 4800 का 15% कितना होगा, इसका 10% 480 हुआ, तो 5% 240 होगा, और 15% उसका 3 गुना 24 3 72, यानी कि 720। दूसरे साल भी आपका होगा कि 720 मिल जाएगा, देखो क्योंकि दूसरे साल भी 15% मिलेगा। अब यहां पर समझना 2 सही 1/3 जो साल दे रखा है वो इतना दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है ये कंप्लीट ईयर्स है। ठीक है, ये कंप्लीट ईयर है, तो यहाँ पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है वो भी कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर यानी कंप्लीट का मतलब कि 15% आपको जोड़ करके मिलेगा 2 साल तक। और अगला जो साल है तीसरा, वहां पर 1/3 ईयर्स तक ही आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो हम रेट का भी इतना निकाल लेते हैं कि 15% का इतना, यानी कि 3 पच्चे 15, यानी कि 5% मिलना है आपको। जहां 1/3 ईयर की बात कर रहे हैं ना, वहां पर आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देखो भाई पहले इसका निकाल लो, आपको पता है कि इसका भी यहाँ 15% लगेगा। अगर आपने ट्री मेथड पढ़ा है तो इसका भी 15% निकाल लो, इसका 10% कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 72, तो 5% 36 है, तो 15% 36 या 108 आ गया। और जो थर्ड यहाँ पर कॉलम बनेगा, यहाँ तो 5% ही लगना है, तो इसका 5%, देखो इसका 10% कितना हो गया 480, तो 5% 240 हो गया। और फिर से 5% इन सब का लगेगा, देखो इसका 5%, इसका 5% और इसका 5% भी यहाँ लगेगा। तो देखो अगर आप यहाँ पर 72 720 का 5% निकालेंगे तो वो 36 आ जाएगा। तो इसके लिए 36 और इसके लिए 36 36 72 रुपए मिल गए, और इसका 5% कितना होगा, इसका 10% हुआ 10.8, तो 5% हुआ 5.4। बस सबको अब ऐड कर लो, तो इसको पॉइंट में जाना नहीं है तो ये 4 को हटा दो और बाकी को ऐड कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। तो हम ये देख लेते हैं कि 72 72 कितना हो गया दोस्तों, 144 है। तो ये केवल हम 100 में जोड़ सकते हैं, सबको जोड़ ही लो। देखो 72 72 तो 144 हो गया, और ये जीरो भी आएगा। फिर ये हो गया 240 अपने पास, और 108 कितना हो गया दोस्तों, 348, और साथ में 72 और 5 77। इनको जोड़ लो तो 8 7 15 लास्ट में 5 आ रहा है, और 4 4 8 7 15 और 1 16 6 5 लास्ट में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन अपना आंसर होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो।
अब ये मत समझना कि क्वेश्चन में तो बोला है निकटतम निकालने के लिए। भाई निकटतम का क्या मतलब है कि हमें पॉइंट के बाद वाला नहीं लेना है। अगर वो 5 से छोटा है तो, 5 से बड़ा होता तो हम एक आगे बढ़ जाते, और 5 से छोटा है तो हमें एक पीछे बढ़ जाना है, यही तो बात है। तो ये पॉइंट के बाद 4 आ रहा था तो इसको हमने हटा दिया, बाकी तो अब एक्यूरेट आंसर आएगा ना जो ऑप्शन में दिया है। तो इसीलिए हमने लास्ट का 2 डिजिट मिला लिया कि वो यहाँ पर है, तो ये आंसर हो गया। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर, ये कह रहा है कि x एंड y टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। x इज 40% मोर एफिशिएंट देन y। x अलोन विल कंप्लीट 35% ऑफ द सेम वर्क इन, ये बताना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो x और y एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि x जो है वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है y से। तो अगर हम बात करें x और y की, तो एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है दोस्तों कि 40% x ज्यादा है। 40% ज्यादा होने का मतलब कि y अगर 100 है तो ये कितना है, 140 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, 0 से 0 काट देते हैं, ये 5 2 जा और ये 7 2 जा, तो 7 और 5 का रेशियो आ रहा है, ये एफिशिएंसी का है। तो जो टाइम का रेशियो बनेगा, एफिशिएंसी को हिंदी में क्षमता बोलेंगे, क्षमता का अनुपात है, तो समय का अनुपात इसका उल्टा बनेगा 5:60। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर दोनों मिलके 10 दिन में काम कर रहे थे। एक्चुअली में इनका तो जरूरत ही नहीं है इस टाइम वाले का। दोनों 10 दिन में अगर काम कर रहे हैं तो आप बताओ कि टोटल वर्क कितना हो गया। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि जो टोटल वर्क हुआ ये हुआ हमारे पास, दोनों अगर काम करते तो एक दिन में 7 और 5 12 यूनिट का काम तो ये एक दिन में कर लेते, लेकिन ये 10 दिन करते हैं तब काम पूरा होता है, यानी कि 10 दिन में 120 यूनिट का काम करेंगे। और हम अब एक से काम करा रहे हैं कि एक्स वो काम कितने दिन में करेगा, उसका 35% काम। तो देखो टोटल काम तो 120 था, लेकिन 120 का 35% काम यानी कि 35/100 किससे कराना है, एक्स से। तो एक्स वाले से डिवाइड कर लो, 7 से इसको भाग कर दो, बस ये निकल गया एक्स के लिए टाइम। तो ये 7 पच्चे 35 कट गया, और 5 से 20 पच्चे 100, और 20 से कट गया 6 बार में, यानी कि 6 डेज में ए उस काम को निपटा लेगा, ए या फिर एक्स जो भी हो। अगला सवाल कह रहा है कि लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 4 4 8 एंड 6 7 8 and 908 are divided, the remainder in each case is 11। when 147 is divided by x, the remainder is। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है दोस्तों, एचसीएफ लेना होता है, सीधी सीधी बातों में अगर बात करें तो, सीधी सीधी भाषा में। लेकिन एचसीएफ देखो, अगर डायरेक्ट हमसे पूछता कि एक्स वह बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड कर देता है, तो हम डायरेक्ट इनका एचसीएफ ले लेते कि इनका एचसीएफ ही वो नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर भी दे रखा है कि रिमाइंडर 11 चाहिए, तो हमें पहले 11 माइनस करना होगा हमें। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 11 माइनस करते हैं, तो ये कितना बनेगा, 4 3 और 7। इसमें से भी 11 माइनस करो, दिस इज 6 एंड 7। इसमें से भी 11 माइनस कर दो, 908 में से 11 घटाओगे तो ये 897 आ जाएगा, यही आएगा ना, 3 और 8 11, बिल्कुल। अब इनका एचसीएफ जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो होगा एचसीएफ ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, ये जो आ रहे हैं संख्याएं, इनका एचसीएफ जो आएगा यानी कि महत्तम मसा, ये एक्स का मान होगा। अब मसा क्या होता है, जो सारे नंबर्स को काट ले तो इनमें से जो भी कॉमन बन जाएगा वो एचसीएफ होगा। आप देखो कॉमन क्या आएगा, आप पाओगे दोस्तों कि 23 कॉमन होगा इनका, यानी कि एचसीएफ 23 हो गया। और अगर एचसीएफ 23 है तो अब कह रहा है कि उस नंबर से जब 147 को भाग करें तो कितना रिमाइंडर आएगा ये बताओ। ठीक है, तो हम 147 को क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे 23 से। तो आप देखोगे कि ये 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, 2 चौक 12, 6 बार में कट पाएगा ये। तो 6 तियां 18 और 6 दूना 12 और 1 13, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 17 में से 8 जाएगा तो 9। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो 9 बन रहा है। दिस इज द आंसर। देखो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे चैनल दोस्तों एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लें। चलिए आगे। ठीक है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, और टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन करना है। पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्योंकि केवल वीडियो देखने से बात बनने वाली नहीं है जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 4 years इज 28% ऑफ द सम। ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 28% है, किसका भाई, मूलधन का 4 साल बाद। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रेट 2880 फॉर 3:3/4 years एट डबल द अर्लियर रेट। यानी कि रेट को ये डबल कर रहा है, बात समझ आ रहा है, रेट को डबल कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। देखो सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप आसान भाषा में ये बात समझ पाओ तो अच्छा होगा आपके लिए, कि 4 सालों में अगर आपको इंटरेस्ट 28% का मिल रहा है तो हर एक साल में 7% का मिला होगा।
4 सालों में 28% का इंटरेस्ट, यानी कि हर एक साल में 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब आपको दोगुनी रेट चाहिए, यानी कि अब आपको 14% का इंटरेस्ट चाहिए। 14% के इंटरेस्ट का मतलब कि 100 रुपए अगर उधार लिए हो तो 14 रुपए का ब्याज चाहिए आपको 1 ईयर में। लेकिन यहाँ पर टाइम कितना देना है, ये देना है 4 तियां 12 और 3 15/4 साल की बात है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15/4 से, यानी कि ये आपका इंटरेस्ट बनेगा जब मूलधन 100 होता तो। लेकिन मूलधन आपका कितना है, देखो मूलधन है हमारे पास 2, 8, 8 और 0। तो ये यहां से यहां तक कितना टाइम्स हो रहा है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये हो रहा है 28.8 टाइम्स। तो यहां पर हम 288 पॉइंट लिख देते हैं, 28.8। देखो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बन जाएगा ना, ये हमने डायरेक्ट ले लिया। अब इनको बस कैंसिल आउट कर लो, ये आपका आंसर दे देगा। तो आप बोले कि 4 से इसको काट लेते हैं हम। आप चाहो तो इस पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा और 4 से इसको काटोगे, 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, और ये 3 पच्चे 15 और ये 2 पच्चे 10 और 2 से ही कट जाएगा कितनी बार में, 36 दूना 72। अब यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते हो कि देखो 6 तियां 18 और 8 चौके 32, यानी कि लास्ट में 2 आएगा, तो ये आंसर होगा। मैंने क्या देखा कि यहाँ पर देखो भाई लास्ट डिजिट क्या क्या बचा है, मैंने ये काम किया। तो आप बोले कि यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे कितना बचा 6। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 तियां 18 चौके 72, यानी कि लास्ट में 2 आ रहा है। तो जिसके लास्ट में 2 होगा वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं हम रूट अंडर ए बी करके, यानी कि हम इसको लिख लेंगे 24 इंटू 2 और मल्टीप्लाइड बाई 7.2। ये मीन प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, इसको अगर हम डबल भी कर लें, या ये कितना है 24.2, तो आधा करेंगे तो ये 121 बनेगा। इसको मैं आधा कर देता हूं, दिस इज 1:1। तो फिर इसको डबल करना पड़ेगा, तो ये 144 बन जाएगा। अब इजी है, देखो इसको मैंने आधा कर दिया और इसको डबल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका जो बनेगा ये 11 और इसका बनेगा हमारे पास कितना 12, मल्टीप्लाई करेंगे 132। लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा मीन प्रोपोर्शनल। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शनल की, तो थर्ड प्रोपोर्शनल सी होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर, दिस इज 4.2 इंटू 4.2 अपॉन ए कितना हो गया 2.8। ठीक है, तो 14 से आप काट लो, ये 14 तियां 42 और ये 14 दूना 28 और 2 से कट जाएगा 21 दूना 42। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 21 तियां 63, 6.3, एक पॉइंट तो आएगा ना। अब रेशियो ले लो, ये हो गया 13.2 रेशियो 6.3, ये पॉइंट तो कट ही जाएगा। अब ये 132 देखो 11 और 12 से कट रहा है, 3 2 5 और 1 6, भाई ये तो लास्ट में 21 ही बनेगा, 3 से कटेगा 21 तियां 63 और ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 44 और 21, यानी कि ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दोस्तों, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द डिफरेंस बिटवीन द टू सेलिंग प्राइसेस ऑफ, सॉरी वो ऑफ नहीं है, one with a single discount of 45% and the other with two successive discounts of 20% and 25% is rate 124, what is mark price। देखो सबसे पहले तो जब भी आप क्वेश्चन मिले ऐसा, तो आप डायरेक्ट इनको ऐड करके देख लो पहले कि क्या ये बराबर है। जैसे ये हमारे पास 45% है, इनको ऐड करेंगे तो ये भी 45% आ जाएगा। तो आप समझिए कि जो गैप आने वाला है वो बस इनके कारण गैप आएगा। और कितना गैप आएगा भाई, इनके मल्टीपल, इनके प्रोडक्ट का अपॉन 100 आएगा। तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा 25 दूना 50, यानी कि 500/100, यानी कि 5% का गैप आएगा, जो कि सवाल में 124 दे रखा है। तो 100% कितना होगा, देखो ये 20 गुना हो रहा है ना, तो इसको भी 20 से गुणा कर दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट कहाँ चला गया यार, यहाँ पर बस 20 से गुणा कर लो, तो ये 4 दूना 8 और 12 दूना 24, तो ये आ जाएगा 2480, यानी कि ये सही उत्तर है। देखिए अब एक बार मैं वापस से डिस्कस कर देता हूँ, अच्छे से आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने बोला कि देखो जब अंतर बताना है दोनों का दोस्तों, तो ये तो 45 है ही, 45%। इनका आप सक्सेसिव निकालोगे तो ये कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला होता है a + b - ab / 100, ये आपने पढ़ा होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि देखो 20 और प्लस 25 ये 45 आ जाता, और माइनस का 20 को 25 से गुना करते तो ये 500 और बटा 100 आ जाता है। अब जब इनका हम गैप बनाएंगे दोस्तों, इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये 45 तो दोनों में है ना, तो ये तो गैप आ ही जाएगा। यही बचेगा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो जो 5 आ रहा है यही तो गैप बनेगा। तो हमने बोला 5% का मान अगर 124 दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर बीच का अंतर दिया है ना 124, तो 5% अगर 124 है तो 100% कितना होगा,
इधर अगर लेफ्ट साइड में 20 गुना हो रहा है तो यहाँ भी हम 20 से गुना कर लेंगे, बस आंसर आ गया। आगे दोस्तों हमारे पास अगला सवाल है, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। अकेले पाइप सी जो है वो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, अब तीनों पाइप को एक साथ खोला गया 2 घंटे 40 मिनट के लिए, तो बताना है कि टंकी का कितना भाग खाली रहेगा, उसके बाद भी कितना भाग बढ़ेगा ये पहले निकाल लेते हैं। तो खाली वाला तो निकाल ही सकते हैं, उसके बाद 1 में से माइनस कर लेंगे उसको। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो दोस्त, ए जो है वो 15 घंटे में भर सकता है, बी जो है ये 12 घंटे में भर सकता है, सी जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना होगा, इनका एलसीएम ले लो, तो टोटल वर्क आप बोलोगे कि 60 होगा। और ये इनकी एफिशिएंसी जो बनेगी ये 15 चौके 60, 12 25 60 और 10 छक 60 ये होगा। अब अगर ये 1 घंटे तक चलेंगे तो बताओ कितना पानी भरेंगे, ये 4 5 9 में से 6 जाएगा तो 3 लीटर। 1 घंटे में ये कितना पानी भर सकते हैं दोस्तों, 3 लीटर का पानी भरेंगे 1 घंटे में। 4 और 5 9 और ये 6 तो खाली कर देगा 9 में से, तो 9 में से 6 खाली कर देगा, तो 3 लीटर वाटर ये 1 घंटे में भर पाएंगे। तो 2 घंटे 40 मिनट में कितना भरेंगे, 2 घंटे 40 मिनट का मतलब टाइम कितना हुआ बताओ, 2 घंटे और 40 को आप 60 से भाग कर दो तो ये 40 अपॉन का 60 बन जाएगा। तो ये आ गया 2 और 2/3, यानी कि 3 दूना 6 और 2 8/3 घंटे में कितना भरेंगे। 1 घंटे में अगर ये 3 लीटर भर पा रहे हैं तो 8/3 घंटे में कितना भरेंगे, 8 ही लीटर भर पाएंगे। तो ये 8 लीटर भर दे रहे हैं। बताओ अगर टोटल भाई 60 था, इसमें से 8 लीटर इन्होंने भर दिया तो रह कितना गया, आप बोले कि 52 लीटर रह गया। तो ये कितना पार्ट है ये तो बताना है, कितना हिस्सा है। ठीक है, तो बताओ 52 पूरे का यानी कि 60 का कितना हिस्सा है, ये 13 चौके 52 और 15 चौका 60 कट गया, यानी कि 13/15, 31 इज द आंसर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये आपको जरूर पसंद आएगा, अच्छा सवाल लगा ये भी मुझे। देखो इसमें क्या दे रखा है, जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। अ शॉपकीपर बॉट 500 नोटबुक्स, यानी कि 500 नोटबुक खरीदा कोई दुकानदार है। ही सोल्ड 300 ऑफ देम, उसमें से 300 बेच दिया, किस प्राइस पर भाई, ही पेड फॉर ऑल 500 नोटबुक्स, यानी कि वो पूरे 500 किताब जितने में खरीदा था उतना पैसे में बेच दिया केवल 300 किताबों को, यानी कि उसने सीपी यानी कि क्रैमुल तो केवल यहीं से ले लिया भाई। उसके बाद वो जितना, एक मिनट यार ये क्या चल गया, देखो उसके बाद वो जितने में बेचेगा वो सब उसका फायदा ही होगा। आगे एक बार और समझो आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि ही सोल्ड 140 नोटबुक्स एट 20% हायर रेट देन दैट एट विच ही सोल्ड 300 नोटबुक्स एंड रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। बहुत अच्छा, देखिए क्या केस बना, पहले बात समझिए। कोई व्यापारी है, दुकानदार है, वो क्या किया कि 500 खरीद के लाया 500 नोटबुक्स, ठीक है, ये उसने बाई किया, ठीक है, और जब 300 नोटबुक्स वो बेचता है ना तो उतने पैसे में बेचता है जितने में वो 500 खरीद के लाया है। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं ना, यहां पर समझने के लिए मैं मान लेता हूं कि जो टोटल सीपी है यानी कि जो उसकी खरीदारी है वो 1500 रुपए की है। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि 1500 रुपए में वो खरीद के लाया है पूरे कितने, 500 बुक्स। देखो अगर 500 नोटबुक वो 1500 में खरीद के लाया तो सीपी पर नोटबुक का यानी कि एक नोटबुक का कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि 3 रुपए बनेगा। एक नोटबुक का सीपी कितना बन गया, 3 रुपए। 3 रुपए का वो एक नोटबुक खरीद के लाया है। ठीक है, अब देखना, अब इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि उसने 300 नोटबुक बेच दिया पूरे जितने में वो खरीद के लाया था, यानी कि वो सीपी तो केवल यहीं से ले लिया ना 300 नोटबुक को बेच करके। जब उसने 300 नोटबुक बेचा तो यहीं से उसका सीपी मिल गया, यानी कि इसको किस रेट पर बेचा भाई, वो 1500 रुपए में बेच दिया इसी को, यानी कि सीपी तो उसका निकल गया। अब उसके बाद वो जितने में बेचेगा चाहे वो जिस रेट पर भी बेच दे वो उसके लिए प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो सीपी के बराबर तो पैसा कमा लिया केवल 300 नोटबुक बेच के, अभी भी उसके पास 200 नोटबुक बचे हुए हैं। तो सवाल में ये कह रहा है कि अब अगले जो 140 नोटबुक बेचेगा ये उस रेट पर बेचेगा जो कि 300 नोटबुक इसने जिस रेट पर बेचा था उससे 20% ज्यादा पर। तो आप बताओ अगर ये 300 नोटबुक दोस्तों 1500 रुपए में बेचा है तो पर नोटबुक कितने का बेचा, तो आप बोलेंगे 5 रुपए का बेचा हर एक नोटबुक। लेकिन सवाल में कह रहा है कि अब ये जो 140 नोटबुक बचे हैं इसको ये 5 के हिसाब से नहीं बल्कि इसके 120% पर बेचेगा, 20% ज्यादा रेट पर बेचेगा। यहां पर देख रहे हो जो अब 140 ये बेचने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ये 140 देखो पुराना वाला जो रेट है 300 नोटबुक इसने पूरे 1500 में बेच दिए हैं, यानी कि हर एक नोटबुक 5 रुपए का बेचा। तो अगर इस रेट पर बेचता तब तो 5 रुपए का बेचता ना हर एक नोटबुक, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं, इस पे नहीं, उससे 20% ज्यादा पर बेचा है।
तो हमने लिख लिया कि भाई देखो एक नोटबुक जब 300 ये बेचा है तो वहां पर रेट इसका एक नोटबुक के लिए 5 रुपए पर रहा है, तो यहाँ पर 5 से 20% ज्यादा कर लेगा, तो हमने 20% ज्यादा कर दिया। अब इनको बस कैंसिल कर लो तो 140 वाला निकल जाएगा। ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो 12 25 60 और 14 छक 84 यानी कि 840 रुपए। और ये भी प्रॉफिट है केवल दोस्तों, क्योंकि सीपी तो उसने केवल यहीं से ले लिया है 300 नोटबुक बेच के। अभी भी उसके पास 60 किताबें बची हैं जो कि वह सीपी पर बेच देगा डायरेक्ट। तो 60 जो नोटबुक है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी बताओ, वो भी प्रॉफिट में आएगा। तो आप बोल रहे हैं कि उसको वो सीपी पर बेच रहा है, और सीपी हमने 3 यहां पर निकाला था, देखो ध्यान से समझिए। जो सीपी था एक नोटबुक का वो 3 रुपए था, तो 60 किताबें और कितने में बेच देगा, 180 रुपए में। तो ये भी अब फायदा हो गया। तो देखो टोटल उसके लिए जो प्रॉफिट बना दोस्तों वो कितने रुपए का बन गया, तो आप बोलेंगे 840 यहां और 180 यहां। तो ये कितने बन गया, 0 8 4 12 का 2 8 1 9 1 10 1020 का टोटल फायदा बन गया। अब ये परसेंटेज में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10-20 का फायदा हो गया। टोटल कितने पर, 1500 का खरीद के लाया था और इंटू का 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो 15 से डिवाइड कर दो तो ये 15 छके 90 और कितना बच जाएगा भाई, तो 10 और 2 15 अठे 120 68%, यानी कि ये सही है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है अपने पास, मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन किसके जैसा बनेगा दोस्तों, ये 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पहले मैंने करा रखा है, उसके जैसा आपको करना है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था ये आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ के जैसा करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट रेशियो आपको दिया है कि ए बी का रेशियो इतना है, बीसी का रेशियो ये है और सी डी का रेशियो ये है, तो इनको आपको कंबाइन करना पड़ेगा ऐसे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख के, जैसे मैंने किया था। और उसके बाद ए माइनस सी आपको बताना है कि कितना होगा, और टोटल वैल्यू ऐड करके इसके बराबर रख लेंगे और ए माइनस सी निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी शिफ्ट में करा रखा है और आज के शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन कराया है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमें, ठीक है। जरूर से कमेंट कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि इसका इनमें से कौन सा सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखो अगला सवाल अपने पास ये है दोस्तों, द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 8 लेस देन डी, इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी डी इज 42 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डी। देखो यहां पर हमें ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इनका एवरेज होता है इनका योग और बटा संख्या। तो ये 3 संख्याएं हैं, इनको हमने सम इनका निकाल लिया और ये 3 संख्याएं 3 से डिवाइड कर दिया। ये जो एवरेज आएगा ये 8 कम आएगा डी से, तो हमने लिखा दिस इज डी माइनस 8, 8 कम है ना, इसको 8 बना लेते हैं, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 3d और माइनस का 24, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए बी सी डी का औसत 42 है, तो इनका जो सम आएगा दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आएगा 42 गुना 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, 4 दूना 8 और 4 चौके 16 इसके बराबर। यहां से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी सी किसके बराबर है भाई, ये 3d माइनस 24 के बराबर है, तो यहां से हम 3d लिख लेते हैं और प्लस का ये डी, और जो माइनस 24 है उसको हम राइट साइड में भेज देते हैं, तो ये प्लस का 24 बन जाएगा और साथ में 168। तो यहाँ से 4d की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 4 से इसको भी काट देते हैं, 4 छक 24 और 4 से इसको भी काट दो, 4 चौके 16 और 4 दूना 8, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई यहाँ पर, ठीक है। आप या तो दोनों को ऐड कर लो फिर 4 से डिवाइड कर लो, या पहले ही डिवाइड करके ऐड कर लो। तो d की वैल्यू 48 आ गई, तो हमें क्या बताना है, हमें इनका एवरेज बताना है। तो ये देखो अब यहाँ पर भी अगर d की वैल्यू 48 रखें, फिर दोनों नंबर्स को निकालें, फिर उनका एवरेज निकालें, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई, वैसे टाइम लग जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ही एवरेज निकाल लेना है। देखो अगर मैं पहले ही एवरेज निकालता हूं तो आप बोलेंगे कि इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि दो नंबर है, इनको जोड़ोगे तो ये 4d बन जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं तो ये 2d आएगा और प्लस का 1.5 आएगा, यही आएगा ना। तो देखो मैंने d के फॉर्मेट में ही एवरेज निकाल लिया कि अब d का मान रखूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन इजी होगा, क्योंकि d का मान 48 अगर यहां रखूं तो 48 से मल्टीप्लाई करो, 48 में ऐड करो, फिर माइनस करो, फिर उनको एवरेज में कन्वर्ट करो, उससे अच्छा है कि पहले ही निकाल लो। अब d की जगह पर अगर 48 रख ले तो 48 दूना ये 96 और 1.5 कितना हो जाएगा, 97.5। दिस इज द आंसर, ठीक है। अगला सवाल तो इजी है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी चाल की 40% ज्यादा चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय में 9 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो रेगुलर स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम ये कह देंगे कि देखो भाई जब यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो पहले स्पीड का रेशियो ले लो। स्पीड देखो पहले केस में और ये दूसरे केस में, दूसरे केस में वो 40% बढ़ा लेता है, यानी कि यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ 140 स्पीड कर लेगा, ठीक है। तो टाइम इसका उल्टा लगेगा, अपोजिट। इनकी रेशियो कितना बन रहा है, आप 20 से काट दो, 20 25 100 और 20 7 140, 5 7। अगर स्पीड का रेशियो 5 7 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा 7 और 5 का। तो देखो टाइम कम कितना हो रहा है, टाइम अगर पहले 7 लगता था तो अब 5 लगेगा,
यानी कि कितना टाइम कम लग रहा है, 2 यूनिट का टाइम कम लग रहा है, लेकिन सवाल में 9 मिनट लेट हो रहा है। तो आप बोलेंगे दोस्तों 2 की वैल्यू 9 मिनट के बराबर हो गया, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 7 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यूजुअल स्पीड 7 की वैल्यू बतानी है। तो यहां से आप ये बोलेंगे दोस्तों 1 की वैल्यू 9/2 हो गया, और 7 का वैल्यू 7×9 = 63/2, यानी कि ये 31 दूना 62 और 1 63/2, 31.5 बनेगा इतना मिनट्स। ठीक है, तो ये जो है ये अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो नहीं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल मत भूलना कमेंट करना, और साथ में लाइक कर देना, बिल्कुल भी लाइक करना भी ना भूलना। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।